Hi guys, welcome back. Let us start with the next chapter. This is now chapter 4. In this we'll do demand, supply and the equilibrium of demand and supply. So I've divided this chapter into 3 parts. This is the video 1 of chapter 4, video 2 of chapter 4, video 3 of chapter 4. Also, we will do the back questions after doing these videos. So like I said earlier, back questions के लिए आप पहले back questions खुद करिए, उसके बाद cross check करने के लिए video देखेंगे, then it will be more helpful. Let us start with demand. So before we start with demand, there are two concepts that we need to understand. What is a market? Market is a place where buyers and sellers meet. So markets बहुत तरह की होती हैं. मार्केट जो वो होती है जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं. इट कैन बी एन ऑनलाइन मार्केट, इट कैन बी अ वर्चुअल मार्केट, इट कैन बी एन ऑफलाइन मार्केट, वेयरएवर. सो बेसिकली एसेंशियली मार्केट इज अ फैसिलिटेटर जहाँ पे बायर जो है वो गुड खरीद सकता है और सेलर जो है वो अपना गुड बेच सकता है. आजकल तो इतने सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप बाय एंड सेल कर सकते हो. देयर आर ऑल्सो मार्केट्स, यू हैव मॉल्स, देयर आर ऑल्सो मार्केट्स. आपके पास ओपन मार्केट्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, स्टैंडअलोन शॉप्स होती हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरह की मार्केट्स होती हैं. कुछ मार्केट्स ऐसी होती है जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, कुछ मार्केट ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ एक ही सेलर होता है. सो देयर आर वेराइटी ऑफ डिफरेंट markets. All right, so market is a place where buyer and seller meet. The second term that we want to understand is competition. So typically हम assume कर रहे हैं कि हमारे पास perfect competition. So हम ये बोल रहे हैं perfect competition के अंदर that there are lots of buyers and there are lots of sellers. Suppose आप मॉल जाते हो और आपको आइसक्रीम खानी है, तो बहुत सारे सेलर्स हैं ना आइसक्रीम वाले. यू एज अ बायर हैव अ चॉइस कि मैं क्या खरीदूं, किससे खरीदूं. सिमिलरली जो सेलर है जो आइसक्रीम बेच रहा है, उसने शॉप ली है, वो शॉप पे कुछ भी बेच सकता है, उसके पास बहुत सारी ऑप्शन है. ही एज अ सेलर, शी एज अ सेलर मेक्स अ चॉइस टू सेल आइसक्रीम्स. सो कहीं पे कुछ भी हो, मतलब सो यू नो लॉट्स ऑफ बायर्स एंड लॉट्स ऑफ सेलर्स, and buyers and sellers both have lots of options. The second thing is there is perfect information. Perfect information का मतलब है, let's suppose हमारी पूरी इकोनॉमी में एक ही मार्केट है, let's say that's one mall. In that mall जब आपको पता है कि कितने sellers हैं जो आइसक्रीम बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक कोने में हो आपको पता ही ना हो. परफेक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपको पता है कितने सेलर्स हैं, आपको पता है हर एक सेलर के पास कौन सी वेराइटी है, और आपको ये भी पता है कि वो सेलर कितने की बेच रहा है. Then you as a buyer can take an informed decision कि आपको किस सेलर से exactly वो खरीदनी है. Right? So there are lots of sellers and lots of buyers and there's perfect information. इन दोनों कंडीशन से होता क्या है that each seller becomes a price taker. तो मतलब कोई भी सेलर ऐसे नहीं है कि वो अपनी प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है. अगर वो प्राइस बढ़ाएगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, इसीलिए वो प्राइस को ज्यादा चेंज नहीं कर सकता. सो दे हैव अ स्लाइट कंट्रोल ओवर द प्राइस बट नॉट अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस. पोलर ऑपोजिट टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज मोनोपोली. ये मोनोपोली और परफेक्ट कॉम्पिटिशन हम स्टडी करेंगे इन द फोर्थ एंड द फिफ्थ यूनिट. Right now, we just want to reiterate the fact कि हम perfect competition की बात कर रहे हैं. Having said that, let us start with demand. What is demand? And before I start with demand, I want to talk about one more thing. Suppose हम एक good X की बात करते हैं. Let's suppose we're talking about pizza. हमारे पास जो good X है वो है pizza. There's a person A. She says, I hate pizza. A says I hate pizza. मैं आपको पूछती हूँ A की ना डिमांड निकालो पिज्जा की. आप क्या बोलोगे? She hates pizza. Why would she demand it? Her demand is 0. Right? So the point I'm trying to make is कि जो हमारा डिमांड आता है ना, डिमांड आता है बेनिफिट से. So let's suppose there's a person B. She says I love pizza. I love pizza. But obviously think about it. जब उसके पास पिज्जा है ही नहीं, तो the first pizza that she consumes, she will have the highest utility from that pizza, highest utility. Second pizza के लिए उसकी satisfaction थोड़ी सी तो कम हो चुकी है ना, तो उसकी जो utility है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो utility will be slightly lesser and so on and so forth. Right? So आपका जो benefit है, जो आपको utility है, उसके basis के ऊपर demand curve बनता है. To understand this further, let me take an example. Let's suppose you go for a jog, you go for a run.
आप रन के लिए गए, आप अपनी वाटर बॉटल कैरी करना भूल गए, यू फिनिश योर रन, यू हैव मनी इन योर पॉकेट, आप सोचते हो कि चलो लेट मी बाय वाटर बॉटल। आप देखते हो वहां पे एक ही वेंडर है जिसने अपना एक स्टॉल लगा रखा है जो वाटर सेल कर रहा है। अभी आप जॉब से आए हो, अभी आपके पास बिल्कुल पानी नहीं है, आपको बहुत प्यास लगी हुई है, तो पहली वाटर की बॉटल जो आप लोगे, द फर्स्ट बॉटल ऑफ वाटर दैट यू बाय, उससे आपकी यूटिलिटी सबसे ज्यादा हाई होगी, राइट। यू मे से अभी तो मुझे इतनी प्यास लगी, पहली बॉटल जो वाटर की है उसके लिए तो मैं 50 रुपीज भी देने के लिए तैयार हूँ। सो माई फर्स्ट बॉटल ऑफ वाटर कैरीज अ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 50 रुपीज, बिकॉज मैं उसके लिए तो 50 रुपीज भी देने के लिए तैयार हूँ। एक बारी मैंने एक पानी की बॉटल पी ली, सपोज ये वेरी स्मॉल स्मॉल बॉटल्स, हाँ, मैंने एक पानी की बॉटल पी ली तो मुझे लगता है हाँ मेरी तो थोड़ी सी तो प्यास बुझी, बट आई एम स्टिल थर्स्टी। So for the second bottle of water, I feel I don't want to pay 50 rupees because 50 rupees is too high. My utility is slightly lesser and I say, oh, you know, for the second bottle of water, I'm willing to pay 40 rupees. Right? जैसे ही मैंने second bottle of water ली तो मेरी satisfaction थोड़ी सी और finish हुई, थोड़ी सी और मेरी need कम हुई। तो third bottle of water के लिए मैं बोलूँगी नहीं, मैं 40 rupees भी नहीं दूँगी। I am willing to only spend like a 30 rupees and so on and so forth. So जब मैंने फर्स्ट बॉटल कंज्यूम करी तब मुझे मिले 50 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेकेंड बॉटल जब मैंने कंज्यूम करी तो मुझे मिला 50 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्लस 40 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब 90 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन। थर्ड बॉटल जब मैंने कंज्यूम करी तो मैंने फर्स्ट से 50 लिया, सेकेंड से 40 लिया, थर्ड से 30 लिया, तो मेरे पास 120 हो गई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको जब हम पुट करते हैं ग्राफ के अंदर तो ये होता है हमारा डिमांड कर्व। सो व्हाट इज द डिमांड कर्व? Demand curve is the quantity a person is willing to buy, is the quantity a person is willing to buy at a given price. इसके अंदर ना हम willing के साथ साथ and able भी लिखते हैं। So willing to buy is marginal utility, able to buy मतलब उसके पास पैसे होने चाहिए at a given price। तो मतलब अगर मैं if I am the seller and you are the buyer and you have gone for a job, अगर मैं प्राइस 50 रुपीज रखूंगी तो आप सिर्फ एक ही लोगे। अगर मैंने प्राइस 40 रखा तो आपने 2 ली, मैंने प्राइस 30 रखा तो आपने 3 ली एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो व्हाट इज माय डिमांड कर्व? माय डिमांड कर्व इज अ क्वांटिटी दैट अ पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस। ठीक है, तो ये तो हो गई मेरी फर्स्ट टर्म। मैं आपको एक चीज और रिआइटरेट करना चाहती हूँ, माइक्रो के अंदर you don't have to cram the definitions. Please do not think that you have to write things verbatim. No matter आपको 12th standard में कितना रटने को बोला गया हो, आपको अब रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। You will answer the paper in your own language. And when you write things in your own language, आपको pointers मिलने चाहिए। So that means that if I was the examiner and you were writing this exam, then I would ask you what is the demand curve. If you would have told me, yeah, this is the quantity of this is the amount of quantity or this is the number of units which a person can buy and is willing to buy at a given price, I would have still been happy. The idea is कि आपको 4 thoughts capture करने हैं: quantity, willingness, ability, given price. आपने ये 4 thoughts किसी भी लैंग्वेज में लिख दिए, मतलब इंग्लिश में किसी भी तरीके से लिख दिए, आई एम ओके, एंड दैट्स हाउ द एग्जामिनर्स विल ग्रेड यू। Okay, so what is the demand curve? Demand curve is the number of units a person is willing and able to buy at a given price. Okay, that is point number 1. Then the second thing is, what is law of demand? What is law of demand? Law of demand says that when price of a good goes up, then the quantity demanded of that good falls with other things being equal. That means ceteris paribus. Ceteris paribus means what? Other things being equal. So if you remember my video earlier, what we are saying is कि हमारी जो quantity demanded है ना, वो बहुत सारे factors से impact होती है। उसको इनकम इम्पैक्ट करती है। अगर इनकम बढ़ेगा तो मैं ज्यादा कुछ खरीदना चाहूंगी। सो इफ आई हैव अ हायर इनकम, आई वांट टू बाय मोर क्लोथ्स ना। इफ आई हैव अ हायर इनकम, आई वांट टू बाय मोर लग्जरी गुड्स। इफ आई हैव अ हायर इनकम, आई मे वांट टू बाय मोर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इनकम डिफाइंस माय क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस डिफाइंस माय क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस ऑफ अदर गुड्स डिफाइन माय क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब अगर एक शॉप ने अपना आइसक्रीम का प्राइस बढ़ा दिया, मैं सोचूंगी दूसरे से खरीद लेती हूँ।
सो देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच कैन इम्पैक्ट माय क्वांटिटी डिमांडेड. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि दो फैक्टर्स, लेट्स से इनकम भी बढ़ गई और प्राइस भी बढ़ गया और क्वांटिटी डिमांडेड जो थी ना वो कम हो गई, तो मैं आपसे पूछूं कि प्राइस की वजह से हुई या इनकम की वजह से हुई, देन यू डोंट नो, बिकॉज दो फैक्टर्स इम्पैक्ट कर रहे हैं ना, किससे ज्यादा हुआ, कम हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो इसलिए जब भी हम कोई भी चीज स्टडी करते हैं, वी ओनली स्टडी वन फैक्टर एट अ टाइम. सो गोल्डन रूल अगेन, वी ओनली स्टडी वन फैक्टर एट अ टाइम. हम सिर्फ एक कॉज को स्टडी कर सकते हैं, वी ओनली स्टडी वन कॉज. सो क्वांटिटी डिमांडेड के कॉज को चेंज करने के बहुत सारे कॉजेज हैं. तो जब हम उस सारे कॉजेज में से एक कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं विच इज प्राइस, और हम बोलते हैं कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई विद अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, विच इज नाउ यू शुड नो, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग टू से, देन दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, तो मैंने आपके साथ डिमांड कर्व किया, लॉ ऑफ डिमांड किया. डिमांड कर्व से मेरा मतलब था क्वांटिटी डिमांडेड, राइट. लॉ ऑफ डिमांड किया. नाउ डिमांड शेड्यूल. बाय द वे नोबडी आस्क्स यू ऑन दीज डेफिनेशंस इन द एग्जाम्स, सो डोंट बी दिस थिंक कि अच्छा ये तो डेफिनेशंस आ गई हैं फिर से 12th स्टैंडर्ड की. नोबडी आस्क्स यू दीज डेफिनेशंस इन द एग्जाम. ओके, सो डिमांड शेड्यूल तो वी ऑलरेडी नो. जब हम डिफरेंट क्वांटिटीज को डिफरेंट प्राइसेस के साथ लिस्ट कर देते हैं उसको डिमांड शेड्यूल बोलते हैं. सो आई टेक द एग्जांपल फ्रॉम द बुक. देयर इज अ प्राइस एंड देयर इज अ क्वांटिटी. When the price is 10, 20, 30, 40, 50, then the quantity demanded is 12, 10, 8, 6, 4. ये डिमांड शेड्यूल हो गया. इसको आपने प्लॉट कर दिया, ये आपका डिमांड कर्व हो गया. At the price 50 rupees, I can buy 4 units. At the price 40, I'm willing to buy 6. At the price 30, I'm willing to buy 8, and so on and so forth. Demand schedule, demand curve. ठीक है? All right. So you know what is quantity demanded. You understand what is the law of demand, and you also understand demand schedule and the demand curve. Now we talk about individual demand से market demand पे जाते हैं. सो हमारे पास दो पर्सन, पर्सन ए, पर्सन बी. एक इकोनॉमी में एक ही शॉप है, लेट्स से देयर इज ओनली वन आइसक्रीम शॉप. दैट आइसक्रीम शॉप पर्सन इज थिंकिंग मेरी शॉप की डिमांड कितनी है, मैं आइसक्रीम शॉप ओनर हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है मेरी आइसक्रीम ए ने खरीदी या बी ने खरीदी, मुझे ये फर्क पड़ता है मेरी आइसक्रीम बिकी, है ना. तो ए ने बोला दिस इज माई डिमांड कर्व, बी ने बोला दिस इज माई डिमांड कर्व. तो ए ने बोला at 100 rupees, I'm going to have a zero demand. At 90 rupees, I'm going to buy 1 unit. At 80, I'm going to buy 2 units. At 70, I'm going to buy 3 units, and so on and so forth. B says at 100 मैं तो खरीद ही नहीं रहा, मैं तो 70 से अपनी डिमांड शुरू करूंगा. 70 में मैंने जीरो खरीदे, but 60 पे I'm willing to buy 1 unit. At 50, I'm willing to buy 2 units, and so on and so forth. तो मार्केट डिमांड क्या होगी? मार्केट डिमांड के अंदर जब हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 100, तो प्राइस ऑफ 100 में क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी? ए की भी जीरो, बी की भी जीरो. एट अ प्राइस ऑफ 90, बी बोलता मैं तो खरीदूंगा ही नहीं, ए ने बोला मैं 1 खरीदूंगा, तो 1 हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ना. ऐसे ही जब वो आएगा 60 पे, तो 60 पे जब वो प्लॉट कर रहे हैं अपना डिमांड शेड्यूल आइसक्रीम शॉप वाला, तो उसने बोला 60 रुपीज़ पे ए मुझसे 4 यूनिट खरीदेगा, प्लस बी मुझसे 1 यूनिट खरीदेगा आइसक्रीम का, तो मैं 5 यूनिट्स बेच पाऊंगा, राइट. एट अ प्राइस ऑफ 50 रुपीज, ए विल बाय 5 यूनिट्स, बी विल बाय 2 यूनिट्स, सो आई विल बी एबल टू सेल 7 यूनिट्स. सो मार्केट डिमांड कर्व इज अ वर्टिकल सबमेशन of the individual demand curves, not vertical, sorry, horizontally add करते हैं. So market demand curve is nothing but a horizontal summation. जब हम हर एक पॉइंट पे ऐड करते जाते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को, उसको हम मार्केट डिमांड कर्व बोलते हैं. मेक सेंस? यस. नाउ द शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व. व्हेन डज द डिमांड कर्व शिफ्ट? The shift of the demand curve. When does the demand curve shift? We can have increase in the demand curve. We can have a decrease in the demand curve. Increase in demand curve is shift to the right, and decrease of the demand curve is shift to the left. Shift of the demand curve कब होता है? देखो, जब हम जब डिमांड कर्व बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी है.
जिससे जिससे हमारे पास एक डिमांड कर्व है। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास इनकम बढ़ गई है, तो इनकम बढ़ गई है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी। सो सेम प्राइस पे पहले मैं खरीद रही थी लेट्स से 5 यूनिट्स, अब सेम प्राइस पे मैं ज्यादा खरीद सकती हूँ, ज्यादा खरीदना चाहती हूँ। सो माय डिमांड कर्व हैज शिफ्टेड विदाउट एनी चेंजेस इन प्राइस। तो अगर हमारा जो कॉज है, आई टोल्ड यू ना, क्वांटिटी डिमांडेड के बहुत सारे कॉजेज हैं, हमने यहाँ पे करे थे ना, क्वांटिटी डिमांडेड के बहुत सारे कॉजेज हैं। तो अगर तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है प्राइस की वजह से, तब क्या हुआ, तब मेरे ग्राफ में दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, तो इट्स अ मूवमेंट अलोंग द कर्व। लेकिन अगर प्राइस के अलावा बाकी किसी भी फैक्टर से मेरा डिमांड चेंज होता है, देन इट विल बी अ शिफ्ट ऑफ द कर्व, बिकॉज हमारे पास सिर्फ क्वांटिटी चेंज हो रही है, प्राइस तो फिर भी कांस्टेंट है। सो अ कांस्टेंट प्राइस व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, देन इट्स अ शिफ्ट ऑफ द कर्व। सो एसेंशियली व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू स्टडी कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं प्राइस के अलावा जो डिमांड को इम्पैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन, लाइक वी राइटली ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, इज इनकम। व्हेन इनकम इंक्रीजेस, देयर इज अ डिमांड कर्व increase, there's an increase of demand, increase in demand, and when income falls, then there is a decrease in demand. Second, prices of related goods. हमारे पास दो तरह के रिलेशंस होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट्स और दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट आइसक्रीम फ्रॉम शॉप ए एंड बी। अगर ए ने प्राइस बढ़ाया तो मैं बी के पास चली जाऊंगी, बी ने प्राइस बढ़ाया तो मैं ए के पास चली जाऊंगी। तो जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट राइज करता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज करती है, दैट मीन्स अ शिफ्ट टू द राइट एंड वाइस वर्सा। कॉम्प्लीमेंट्री आर द टू गुड्स व्हिच आर कंज्यूम्ड टुगेदर। Complementary are the two goods which are consumed together. So hypothetically, let's say that I really like, let's say, sprinkles on my ice cream. Now ice cream shop says I am not selling any sprinkles. आप ना साथ वाली शॉप से जाके sprinkles ले आओ। तो sprinkles वाले ने अपने पैसे बढ़ा दिया। I don't have my ice cream without sprinkles. तो क्या होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ गया तो इसलिए अब मैं स्प्रिंकल्स नहीं ले सकती, तो मैं आइसक्रीम नहीं खरीदूंगी, तो इसलिए मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो गई। इट्स अ शिफ्ट टू द लेफ्ट। सो द टू फैक्टर्स वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड इज इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। द थर्ड थिंग कैन बी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। Suppose that there are new kinds of ice creams which have come. Let's suppose that there are new natural ice creams which have come, which I really like more than the normal ice cream. So then automatically my taste has shifted away from the good, so quantity demanded is going to fall, and vice versa. Fourth is, so we have spoken about the factors being other than in prices, we have factors like income. So हम लोग shift of the curve की बात कर रहे हैं ना, so shift of the curve में हमने factors करे हैं जो impact करते हैं हमारे demand curve को। income, we spoke about prices of related goods, we spoke about tastes. So taste हमारे फेवर में भी जा सकते हैं और अगेंस्ट में भी जा सकते हैं। So for example, let's say there are two ice cream shops A and B right next to each other. एक आइसक्रीम शॉप वाले के पास नई वैरायटी आती है, you know, he comes up with the new kinds of natural ice creams, and my tastes are such that I like those ice creams. So automatically मैं उससे खरीदूंगी, तो दूसरे से नहीं खरीदूंगी। So my taste can shift in favor or against. अगर फेवर में होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, अगेंस्ट होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। The fourth is expectations. हमारी कई बार फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से भी डिमांड में चेंजेस आ सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमें अगर लगता है कि कल को लेट्स सपोज इट्स गोइंग टू बी रियली अ विंटर वेदर, लाइक यू नो इट्स गोइंग टू बी वेरी कोल्ड डे टुमारो, सो आई मे फील ओ यू नो कल तो मैं आइसक्रीम खा नहीं पाऊंगी, लेट मी हैव इट टुडे, सो इट मे इंक्रीज माई डिमांड टुडे, राइट। सो एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर कैन ऑल्सो चेंज माई डिमांड टुडे। अगर आपको लगता है कि कल को प्राइस ऑफ आइसक्रीम जो है वो कम होने वाला है, तो आप अपनी डिमांड आज कम कर देंगे। सो एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर कैन चेंज आवर क्वांटिटी डिमांडेड। नंबर ऑफ बायर्स, विच इज एसेंशियली सेइंग पॉपुलेशन। अगर हमारे नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज हो जाते हैं, देन द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट एंड वाइस वर्सा, राइट। And sixth is obviously the price.
but actually we don't write it as 6, we write it as a separate point because price does not lead to a shift of the curve. Price is the movement along the curve. So जब हमारे पास price और quantity simultaneously change करते हैं उससे हमारे पास demand curve आता है. ये सारे के सारे factors lead to the shifting of the demand curve rightward or leftward. The rightward shift of the demand curve is called increase in demand, and the leftward shift of the demand curve is called a decrease in demand. Right? Is that makes sense? And the last thing we do in this video is a case study. So, let's suppose that case study. We're doing only one case study. The case study is how to reduce smoking. Suppose the government wants to figure out कि उनको they want to reduce the habit of smoking, तो उसके लिए वो अपनी policies figure out कर रहे हैं कि कौन सी policies हम apply कर सकते हैं. So अभी फिलहाल जो हमारे पास demand curve है वो ये वाला है. So this is my demand curve. This is my price and quantity. And let's suppose right now we are at this price and this is the quantity. So government feels कि अभी ना जो हमारे पास quantity of smoke that are being sold is very, very high. And they are trying to figure out how to reduce smoking. The first thing they can do is, the alternate they can do is, they can try and educate people. They can try and educate people to understand the harms of smoking. अगर वो ये करते हैं तो क्या होगा? Taste and preferences change हो जाएंगे. The tastes are going to shift away from smoking. Tastes and preferences हो जाएंगे change, right? That is going to shift the demand curve. जो हम सारी videos देखते हैं movie halls में before every movie and everything, and the kind of general advertisements that we see, which is sponsored by the government. What are they trying to do? They are trying to educate people to understand the harms of smoking. वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? They are trying to reduce the taste of smoking, or they are trying to shift the tastes away from smoking ताकि लोग smoke कम करें. So they are trying to bring about a shift in the demand curve. Then what will happen? Price वही रहेगा, लेकिन instead of Q0, people will have a demand of Q1. The second way is they say that हमारे पास ये demand curve है, and अभी हम कहाँ पे हैं? We are at P0 and we are buying the quantity Q0. The second policy is they put a tax on tobacco. The moment they put a tax on tobacco or cigarettes, or the cigarettes, then what is going to happen? The price of the tobacco or the cigarettes will go up. So the price will rise up to P1 and therefore the quantity will fall. So this is the movement along the curve. So movement along the curve happens only because of price. And this is a decrease in demand. This decrease in demand has happened क्योंकि उन्होंने taste change करे. तो दोनों में से वो कोई भी policy apply कर सकते हैं. The difference is कि हमारे पास जब decrease in demand है, that's only education. यहाँ पे government को पैसा spend करना पड़ा to make people understand. यहाँ पे जब हमारे पास price ऐसे increase करके quantity shift करी tax की वजह से, तब government के पास tax revenue भी आया. गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू भी आया क्योंकि उनके पास ये टैक्स है. दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स दे विल कलेक्ट दिस टैक्स ऑन Q1 ना. सो गवर्नमेंट के पास तो टैक्स रेवेन्यू भी आया. सो डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस they can apply any policy. But the thing that we want to understand is the shift of the demand vis-a-vis movement along the curve क्या होता है. तो जब भी हमारे पास price change होता है, it's a movement along the curve. Whenever we have a change in any of the factors which changes the quantity demanded without a change in price or with no change in price, उसको हम increase या decrease in demand बोलते हैं. So जैसे हमने demand किया पूरा का पूरा, ऐसे ही अब हम next video में पूरा supply करेंगे. I will see you in the next video. Thank you.